हत्या केस में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली अपने घर में से बांद्रा पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। मुंबई पुलिस संजय लीला भंसाली के बयान को आज दर्ज करेगी। 11 बजे का वक्त पहले बताया जा रहा था, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि संजय लीला भंसाली अपने घर से बांद्रा पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। आज उनसे भी इस संदर्भ में बातचीत होगी। अब तक 28 लोगों के केस दर्ज बयान दर्ज हो चुके हैं इस पूरे मामले पर, और आज संजय लीला भंसाली से भी पूछताछ यहां पर होगी अपने घर से। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब वो अपने घर से निकले थे। आशीष सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, 11 बजे का शायद वक्त था, 12 सवा 12 बजे का वक्त हो रहा है। कितनी देर में पहुंच जाएंगे पुलिस स्टेशन संजय लीला भंसाली? जी, इस वक्त संजय लीला भंसाली ऑन द वे हैं और साथ ही साथ जुहू पुल पहुंच चुके हैं। अगले 15 मिनट जो है वो 15 मिनट में वो सीधे पहुंच जाएंगे बांद्रा पुलिस स्टेशन। सबसे अहम बात यह है कि घर से निकलने के बाद वो पहले अपने दफ्तर पहुंचे हैं। दफ्तर से लीगल टीम को साथ में लेने के बाद ही संजय लीला भंसाली यहां से रवाना हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में सबसे अहम जानकारी जो उभर कर सामने आई है, उसके मामले में पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है। उनको शुक्रवार को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन संजय लीला भंसाली ने इस दरमियान पुलिस को जानकारी दी थी कि वो जो है बीमार है, इस वजह से वो सोमवार को ही आ पाएंगे। लिहाजा पुलिस ने आज जो वक्त मुकर्रर किया हुआ था 11 बजे का वक्त, उससे भी देरी से चल रहा है, लेकिन अगले 15 मिनटों में वो पुलिस स्टेशन में पहुंचेंगे और उनकी लीगल टीम साथ में पहुंचेगी जो मामले में। बिल्कुल आशीष, नजर बनाए रखिए। इसी बीच एक बड़ी खबर जिस पर हम लगातार बने हुए हैं, दरअसल ये एलएसी से बड़ी खबर, जहां पर गलवान घाटी से चीन की फौज पीछे हट गई है। जानकारी के मुताबिक सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन की फौज करीब 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई है, और ये भी जानकारी मिल रही है कि चीन की सेना गलवान घाटी के अलावा हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके में भी पीछे हटी है। हालांकि चीन की फौज के पीछे हटने की खबर की कोई आधिकारिक अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ये भी जानकारी मिल रही है कि भारत की सेना भी अपने इलाके में पीछे हटी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दोनों देशों के कोर कमांडर्स की जो बैठक हुई उसमें सहमति बनने के बाद ही दोनों सेनाओं के पीछे हटने की खबर है। खबर ये भी कि गलवान नदी का बहाव तेज होने की वजह से दोनों देशों की सेना अपने इलाके में पीछे हटी है। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अरुण हमारे साथ इस वक्त लद्दाख से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही साथ संदीप बोल हमारे साथ दिल्ली से हैं, और नीरज कुमार भी हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्थिति को जानने और समझने के लिए अरुण का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वो लद्दाख में ही मौजूद है। अरुण, ये 2 वजह सामने आ रही है कि कोर कमांडर की बातचीत तो देखिए चल ही रही थी, उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि पानी बढ़ने की वजह से भी, तापमान भी वहां पर क्योंकि बहुत ही घटा हुआ है, 0 के करीब तापमान है, क्या ये वजह है दोनों सेनाओं के पीछे हटने की, या बातचीत का जो दौर चल रहा था उसको सकारात्मक दिशा में देखते हुए ये माना जाए कि उसका असर है कि दोनों ही सेनाएं पीछे हटी हैं? देखिए, 3 दौर की बातचीत कोर कमांडर लेवल पर हुई थी। जो आखिरी बात हुई थी लगभग 12 घंटे से ज़्यादा की हुई थी। उसी समय डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी, यानी दोनों देशों की सेनाएं जो हैं थोड़ा थोड़ा पीछे हटेंगी। और अब जो खबर आ रही है कि 1.5 किलोमीटर दूर चली गई है चीनी सेना, और ख़ास तौर से उस गलवान घाटी से जहाँ पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ था, उस जगह पर चीन की सेना जो थी वो डट करके बैठ गई थी। और वो नो मैंस लैंड जो होता है, यानी जहां हम और चीन दोनों पेट्रोलिंग करते हैं और दोनों मानते हैं कि उसका इलाका, हम मानते हैं कि हमारा इलाका, चीन दावा करता है कि उसका इलाका है, उस जगह पर उसने कुछ स्ट्रक्चर भी खड़े कर लिए थे, कुछ टेंट खड़े कर लिए थे, और कुछ गाड़ियां जो हैवी व्हीकल थी वो भी वहां पर पार्क कर दी थी। लेकिन अब जो भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है कि लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे गई है चीनी सेना। टेंट भी अपने कुछ जगहों पर उखाड़ लिए, और जो उनके भारी वाहन थे वो भी पीछे की तरफ बढ़ते हुए देखे गए हैं। इसकी एक वजह तो यह है कि जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। दूसरी बात, आपने एकदम सही कहा कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, मौसम वहाँ का मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे तापमान घटेगा वैसे वैसे सेनाओं को वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। और जो हमारी जानकारी है, गलवान घाटी में का जो गलवान नदी बहती है उसका जलस्तर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आ रहा है, क्योंकि बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। सूरज चमकदार होता जा रहा है, बर्फ पिघल रही है, पानी ज्यादा आ रहा है, इसलिए नदी का पानी किनारों की तरफ बढ़ रहा है। और चीन की सेना ने जो टेंट लगाए थे वो गलवान नदी के किनारे ही लगाए थे। तो एक वजह यह भी है कि वहां पर रह नहीं सकते, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है। एकदम से हाड़ जमा देने वाली ठंड उस वक्त वहां पड़ रही, 0 डिग्री के आसपास तापमान है। और ऐसे में अगर ठंडा पानी, बर्फ का पानी लगता है तो मुश्किल हो जाता है सेनाओं को अपने
टेंट में भी रहना। तो अभी तक की जो जानकारी, हालांकि सेना की तरफ से पुख्ता जानकारी इस बात की और नहीं इस खबर को एक तरह से पुष्ट किया गया, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चीन की सेना 1.5 किलोमीटर पीछे हटी, और जब चीन की सेना पीछे हटी तो हिंदुस्तान ने भी डिसएंगेजमेंट की जो बातचीत हुई थी कोर कमांडर स्तर पर, उसका पालन करते हुए, उसका सम्मान करते हुए हिंदुस्तान की सेनाएं जो एकदम आमने सामने खड़ी थी, उन्होंने भी पीछे की तरफ रुख किया है। बिल्कुल, हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या अभी कोई आपके पास जानकारी आधिकारिक तौर पर क्या स्थिति है फिलहाल, कुछ साफ हुआ अभी? देखिए, इसकी आधिकारिक तौर पे जानकारी तो सेना मंत्री यानी आर्मी की तरफ से आएगी और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आएगी, लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है कि जिस तरह से अगर चीन अगर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान चाहता है तो भारत भी उसके लिए तैयार है और बैक टू चैनल डिप्लोमेसी चलती है। जैसे देखिए, सैन्य स्तर की बातचीत तो काफी दिन पहले हुई थी, लेकिन फिर भी तनाव कम नहीं हो रहा था, सीमा विवाद पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन बैक टू चैनल डिप्लोमेसी भारत और चीन के बीच लगातार जारी है। और उन सबका ये नतीजा होता है कि सेनाएं अगर पीछे हटी हैं, और इस बात की अगर तस्दीक आने वाले कुछ घंटों में अगर रक्षा मंत्रालय की तरफ से होती है तो कहीं ना कहीं बैक टू चैनल डिप्लोमेसी का भी इसमें योगदान होता है। और लगातार भारत और चीन के अधिकारी अलग अलग स्तर पे संपर्क में है और ये लगातार कोशिश है कि ये जो विवाद है उसको खत्म किया जाए, और उसी का ये नतीजा हो सकता है। लेकिन आधिकारिक तौर पे या तो रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय की तरफ से अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत को लेकर भी विचार चल रहा है। देखना होगा कि ये अंतिम तौर पर कोई फलीभूत होता है कि नहीं। बिल्कुल संदीप, ये फिलहाल जो अभी जानकारी आ रही है आधिकारिक तौर पर, हालांकि ये जानकारी नहीं है, लेकिन जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि 1.5 किलोमीटर दोनों ही सेनाएं पीछे हट गई हैं। लेकिन बावजूद इसके चीन की जो हथियार है, चीन जो जिस तरीके से चीन की तैयारी थी वो अभी भी वहां पर दिख रही है कुछ किलोमीटर पीछे तक। तो क्या ये माना जाए कि अब धीरे धीरे चीन केवल अभी भी ऐसा हो सकता है कि धोखा दे सकता है, सिर्फ ये दिखावा कर रहा हो चीन? अर्पिता, देखिए, अभी जो सरकारी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसमें इस बात को तो तस्दीक की गई है कि सेना जो है चीन की वो पीछे हुई है। हालांकि अभी तक डिस्टेंस जो है नहीं बताया जा रहा है कि कितना किलोमीटर वो पीछे गए हैं। ज़मीन पे जाके वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद ही पता लगेगा। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि PP-14 जो है वहाँ पर जितना भी टेंट या स्ट्रक्चर था वो भी हटाया गया है, और गलवान और हॉट स्प्रिंग एरिया और जो गोगरा का इलाका है उसका जो जनरल एरिया है जहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा हैवी बिल्डअप किया हुआ था अपने आर्मर्ड का, और बाकी व्हीकल जितने भी वहाँ खड़े थे पार्क थे वो भी जो है उस जगह से पीछे होते नज़र आए हैं। और लेकिन अभी तक जो है ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो कितना किलोमीटर पीछे गए हैं। लेकिन इतना तय है कि जो दोनों देशों के बीच में प्रोसेस शुरू हुआ था कि दोनों देश जो है अपनी अपनी सेना को डिसएंगेज करेंगे या आमने सामने जो एक आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट में जो खड़े थे उससे जो है दूर होंगे, तो उसके मद्देनज़र जो है इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। लेकिन अभी कितनी दूर तक है, क्योंकि 30 तारीख को जो बैठक हुई थी उस 30 तारीख की बैठक में ये तय किया गया था कि हम लोग जो है इसको मॉनिटर भी करेंगे कि वाकई ज़मीन पर ये बात सही हुई है या नहीं हुई है, चीन की सेना पीछे गई है या नहीं गई है। बाकायदा एक वॉच पीरियड रखा गया था 72 घंटे का। तो अभी तक सेना की तरफ से वो देखा नहीं गया है, वो वॉच पीरियड या वो जो कह सकते हैं कि वो उस जगह पर जाके नहीं उन्होंने अभी देखा है कि वाकई चीन जो है वो पीछे हटा है नहीं हटा। लेकिन अलग अलग माध्यमों से ये ज़रूर साफ हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे टेंट थे जो कि PP-14 के पास थे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ पे चाइना का, वो हटाया गया है, व्हीकल मूवमेंट जो है वो हुआ है। तो ये एक कह सकते हैं कि बड़ी खबर है। दूसरी बात, अगर हम लोग उस जगह के टेम्परेचर की बात करें, टेरेन की बात करें, तकरीबन 16,000 फीट के आसपास का इलाका है वो। हमारे साथ अरुण भी बने हुए हैं क्योंकि वो लेह में ही मौजूद हैं। अरुण, ये जो तापमान की बात सामने आ रही थी, एक ये भी वजह मानी जा रही है कि वहां पर जो नदी है उसका गलवान नदी उसका बहाव तेज हो गया, जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि दोनों देशों की जो सेनाएं वो पीछे हटी हों। देखिए, वैसे भी कहा जा रहा था कि सितंबर के बाद वहां रहना बहुत मुश्किल होता है। गलवान घाटी का जो इलाका है दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से आता है। वहां ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ती है, बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। हर बार ऐसा होता है कि सितंबर अक्टूबर के बाद जो सेनाएं होती हैं वो पीछे हट जाती हैं। 8 से 10 किलोमीटर उनको पीछे आना पड़ता है क्योंकि बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है। इस बीच अगर आपकी बात मैं करूं तो निश्चित रूप से जब हम यहाँ पर आए थे, जो पहाड़ों के ऊपर इतनी ज़बरदस्त बर्फ दिखाई दे रही थी वो बर्फ बहुत कम हो गई है। उसकी वजह है कि एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए ज़रा यहाँ पर
जो बर्फ है, ये जो पीछे के इलाका आप देख रही हैं, इस पे पूरी बर्फ ढकी हुई थी। अब ये पूरा जो है बर्फ पिघल गई है, और जब ये बर्फ पिघलती है तो पानी की शक्ल में नदियों से होकर, नालों से होकर के प्लेन्स की तरफ आती है। तो जिस गलवान नदी की आप बात कर रहे हैं, उसकी दूसरी तरफ यानी पीएलए ने थोड़े बहुत टेंट लगाए थे, कुछ गाड़ियां अपनी खड़ी की थी, एक दबाव बनाने की कोशिश थी। हालांकि वो नो मैंस लैंड है, उस पर हम भी दावा करते हैं, और उनका मानना है कि एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहां तक है, इसलिए वहां तक वो आए थे। अब जब पानी का जल स्तर बढ़ा है, यानी नदी का जल स्तर जब बढ़ा है, बर्फ बहुत ज्यादा पिघली है, बहुत ठंडी जो है वहां पर पड़ने लगी है, तो उनको पीछे हटना पड़ा है। वैसे भी सितंबर अक्टूबर के बाद वहां पर फॉरवर्ड पोस्ट पे कोई सैनिक रह नहीं पाता है, कई फुट बर्फबारी होती है। तो इसलिए उस मुश्किल टेरेन में, मुश्किल हालात में चाइनीज को हो सकता है कि जो नदी के किनारे उनके टेंट थे उनको पीछे करना पड़ा हो, लेकिन वो थोड़े बहुत मीटर पीछे होते। अगर 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे गए हैं तो निश्चित रूप से कोर कमांडर्स के बीच जो बातचीत हुई है, जो चौतरफा दबाव चीन पर पड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने और फॉरेन मिनिस्टर ने तमाम मुल्कों से बात की है, काउंटर पार्ट से बात की है, अमेरिका ने जिस तरह से साउथ चाइना सी में अपने युद्धक जो है पोत भेजे हैं, इन सब का असर ये हो रहा है कि चीन को ऐसा लग रहा है कि वो अकेला पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, एक साथ चीन सबके साथ मोर्चा नहीं खोल सकता। मुझे लगता है कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद जो सहमति बनी थी डिसएंगेजमेंट की, उस पर अमल करके चीन एक सकारात्मक संदेश देना चाहता था। और पिछले कुछ दिनों से देखिए तो जो ग्लोबल टाइम्स है उसका सुर भी हिंदुस्तान को लेकर के थोड़ा सा बदला है। संपादकीय में वो लिखते हैं कि हमने हिंदुस्तान के खिलाफ कोई गलत नीति नहीं अपनाई है, एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोर कमांडर स्तर की जो बातचीत हुई है उसका भी ये नतीजा हो सकता है। तो अरुण, जिस तरीके की ये स्थिति वहां पर बनती नजर आ रही है, क्या इससे ये भी समझा जा सकता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा बातचीत का रास्ता चीन कह देता है कि हाँ ठीक है हम बातचीत करने को तैयार हैं, सहमति भी बन जाती थी, लेकिन जब पीछे हटने की बात आती थी तो वो पीछे नहीं हटता था। उसके अभी क्या फिलहाल जो स्थिति दिख रही है, वहाँ जो जानकारी आपको मिल रही हो कि वहाँ जो टेंट थे, उनके जो तंबू वहां पर थे, उन सबको पूरी तरीके से हटाकर पीछे गई है चीन की सेना? देखिए, जो गलवान वैली, गोगरा और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 ही वो जगह है जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ था। वहां से कम जो जानकारी मिल रही है कि टेंट्स पीछे कर लिए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत जबरदस्त बिल्डअप है वहां चीन की सेना का। काफी संख्या में उन्होंने व्हीकल्स खड़े किए हैं, काफी संख्या में टेंट लगाए हैं, काफी संख्या में सैनिकों का जमावड़ा है। तो क्या उनको भी लेकर के पीछे जा रही चीन की सेना, इस बात की पुष्टि होनी अभी बाकी है। सैटेलाइट तस्वीरें आएंगी तो पता चलेगा कि वो कितना वाकई पीछे गया है। क्या सिर्फ नदी के बहाव की वजह से पीछे गया है? कोर कमांडर स्तर की जो बातचीत हुई थी, क्या उसका ये असर है? ये साफ तौर पे तभी पता चलेगा जब हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ बात इस पर कही जाएगी, या फिर चीन के ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कोई बात कही जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि टेंशन थोड़ा सा कम हुआ है सीमा पर, और जब चीन के सैनिक पीछे हटे और हिंदुस्तान के सैनिक भी पीछे हटे हैं, इस बात की पुष्टि हो रही है। ठीक है अरुण, आप रहिए हमारे साथ शैलेंद्र दुबे इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, अभी जो जानकारी मिल रही है कि दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं वो 1.5 किलोमीटर पीछे गई हैं। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि कोर कमांडर की बातचीत का ये नतीजा हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि गलवान नदी का बहाव तेज होने की वजह से ही दोनों देशों की अपनी सेनाएं पीछे करनी पड़ी हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए अर्पिता जी, कहीं न कहीं जो ये घटनाक्रम जो हमें देखने को मिल रहा है, ये किसी एक प्रयास का नतीजा नहीं है। भारत के द्वारा हर मोर्चे पर जो तैयारी की गई है, चाहे वो कूटनीतिक तौर पर हो या वहां फ्रंट मोर्चे पर हो या आर्थिक तौर पर हो, तो ये सामूहिक तौर पर जो प्रयास किया गया है, जाहिर सी बात है सैनिक स्तर पर जो 3 दौर की वार्ता हुई है, 6 जून को, 22 जून को और 30 जून को, उसका भी एक परिणाम है। और अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर का सडन जो विजिट हुआ है हमारे जवानों को प्रोत्साहन करने के लिए, कहीं ना कहीं चाइना की देखिए जो प्रवृत्ति है वो एक भूमाफिया के तौर पर है। आप उसका प्रारब्ध में देखें तो वो क्या कोशिश करता है, जिस तरह एक बंदर घुड़की होती है, उस तरह से जितने भी सीमावर्ती देश हैं उनके सीमाओं में घुसने का प्रयास किया जाता है उसके द्वारा। लेकिन पहली बार उसको एक सीमावर्ती देश के द्वारा एक सशक्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चाइना पीछे हटने को मजबूर हुआ है। ये तो अभी शुरुआती प्रतिक्रिया है, आगे आप देखते जाइए चाइना वहां से हटेगा भी और चाइना को अपने घुटनों के बल पे आना पड़ेगा। हमारे साथ संदीप और नीरज भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जल्दी से संदीप का भी रुख कर लेते हैं। संदीप, क्या अभी तक कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर स्पष्ट हुआ?
देखिए, अभी जो गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं उन्होंने ये तो साफ कर दिया है कि डिसएंगेजमेंट हुआ है। जो बातचीत दोनों देशों के बीच में हुई थी वो तो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत हो रहा है, लेकिन अभी वेरिफिकेशन जो है ग्राउंड पर जाकर करना अभी सेना की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से भी नहीं किया गया है। अलग अलग और माध्यम है जिनके जरिए ये चीज़ साफ हुआ है कि जो गलवान का जो इलाका है और हॉट स्प्रिंग हो गया और जो गोगरा का इलाका है उसका जो उसके वहाँ पे जितना भी बिल्डअप उन्होंने किया था, चीन ने जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जितने आर्मर्ड व्हीकल वहाँ पे मौजूद थे, उनकी वो भी जो है पीछे हुए हैं थोड़े से। लेकिन अभी तक फुट जो सोल्जर्स हैं जो कि आमने सामने थे वो कितना दूर हुए हैं इसका भी वेरिफिकेशन ग्राउंड पे जाके अभी करना बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी उसको भी किया जाएगा। साथ ही PP-14 के पास जितना भी ऐसा स्ट्रक्चर था, चाहे वो टेंट हो, चाहे वो कोई दूसरा स्ट्रक्चर हो, वो भी वहाँ पे नहीं है, हटा दिया गया है, उसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल वेरिफिकेशन होना बाकी है। वेरिफिकेशन होना बाकी। जल्दी से नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, वजह जो दो सामने आ रही है, एक तो ये कि हो सकता है कि गलवान नदी का बहाव जो तेज हुआ है उसकी वजह से दोनों सेनाएं पीछे हटी हों, या फिर ये जो 3 बार कोर कमांडर बैठक हो चुकी है स्तर की, इसकी वजह से हो सकती है कि दोनों ही सेनाएं जो हैं वो पीछे हटी हों। अभी क्या अगर ऐसा ये दोनों ही स्थिति में, क्या अब हम ये भी मान लें कि आने वाले दिनों में भी ऐसी कुछ बैठकें हो सकती हैं ताकि स्थिति जो है वहां पर दोनों ही देशों के लिए बेहतर हो पाए? देखिए, बिल्कुल आने वाले दिनों में सैन्य स्तर और कूटनीतिक स्तर पे बैठक होगी और इस बारे में आधिकारिक तौर पे बार बार कहा गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात को बार बार दोहराया गया है कि दोनों देश कूटनीतिक और रक्षा के स्तर पे बातचीत करेंगे। और WMCC, आपको याद होगा कि पिछली बार जब सैन्य स्तर की बैठक हुई थी तब WMCC जो दोनों देशों के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए जो व्यवस्था है उसकी बैठक होने वाली थी, वो एक बैठक अब तक हुई है, उसकी दूसरी बैठक इस सीमा विवाद के दौरान नहीं हुई है। तो अगर इस तरह का कोई डिसएंगेजमेंट है जमीन पे तो उसके बारे में आधिकारिक जानकारी भी थोड़ी देर में दी जाएगी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है कि इस तरह का कोई भी डिसएंगेजमेंट होता है तो रक्षा मंत्रालय उसकी जानकारी या आर्मी की तरफ से जरूर दी जाएगी तमाम मीडिया के संस्थानों को और मीडिया रिपोर्टर्स को। लेकिन अभी की जो खबर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि कुछ सेनाएं जो है दोनों तरफ से पीछे हटी हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे अब जानकारी का इंतजार करना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों देश कैसे आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, क्योंकि आप बहुत बखूबी से इन मसलों को समझते और जानते बूझते होंगे, देश के सामने अब ये बड़ा सवाल है कि जो चीन की हरकत है, क्योंकि पड़ोसी को हम बदल नहीं सकते, इसकी हरकत हम बार बार देखते हैं, इन सब के बीच जो मौजूदा हालात बने, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर जाना हो या उसके साथ चीन जो है ग्लोबल टाइम्स में अपनी हिड़की दिखाने की कोशिश करता हो, उसके साथ हमारे सैन्य बल भी वहां पर पहुंचे हैं, कई तैनाती वहां पर हुई है, इन सब परिदृश्य को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हमें एक सशक्त तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता थी, वो हमारे द्वारा दी जा चुकी है हर मोर्चे पर, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर हो या सामने वहां पर सीमा पर हो। अभी जिस फोर्सेस के द्वारा पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था उस फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाना, और चूंकि अब जो वार होगा वो कन्वेंशनल वार नहीं होगा, वो 5th जनरेशन का वॉर होगा, साइबर वॉर होगा और आर्थिक मोर्चे पर वॉर होगा। तो कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट्स को देखते हुए जो इंडिया के द्वारा जो प्रिपरेशन की गई है, आज कोरोना पैंडेमिक की वजह से चाइना पूरी तरह वर्ल्ड में आइसोलेट हो गया है। कुछ ही एक कंट्री है जो कि गलत नीतियों की वजह से उसको साथ देते हैं, और ये सीमा विवाद जो है चाइना के साथ सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, चाइना के सराउंडिंग 14 कंट्री आते हैं, उसका हर कंट्री के साथ सीमा विवाद है, और चाइना कहीं ना कहीं भूमाफिया के तौर पर अपनी कोशिश जारी रखता है। तो पहली बार एक सशक्त नेतृत्व के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई है वो चाइना को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या हम युद्ध की स्थिति में जाएं या फिर जो हम अपने पीछे हटें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि चाइना आज युद्ध की स्थिति में आता है तो चाइना को बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसका कारण है साउथ चाइना जो बेल्ट है, साउथ चाइना सी की जो बेल्ट है, उसमें चाहे यूएस की नेवी की तैनाती हो, ताइवान के द्वारा हो, वियतनाम के द्वारा हो, जापान के द्वारा हो, साउथ कोरिया के द्वारा हो, जो जल सीमाओं में जो देखा जा सकता है, इधर फ्रंट उस पे जो पूर्वी लद्दाख की जो सीमा है उस पर भारतवर्ष के द्वारा पूरी सीमा पर बहुत ही सशक्त तरीके से मैनेजमेंट किया गया है। तो कहीं ना कहीं और आर्थिक तौर पर पिछले 4 से 5 महीनों में चाइना की जीडीपी का जो सबसे महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट होता था वो होता था वहां का नेट एक्सपोर्ट, और 4 महीनों में जो नेट एक्सपोर्ट चाइना का बहुत ही ड्रास्टिकली नीचे आया है। तो कहीं ना कहीं चाइना आंतरिक तौर पर आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो रहा है। चाइना के अंदर वहां के जो मुख्य उद्योगपति हैं उनका भी दबाव है उसके ऊपर कि आपकी जो नीतियां हैं, आपकी जो पॉलिसीज हैं,
अगर इसी तरह रहेंगे तो हम आपके देश में जो है कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। और प्राकृतिक आपदा जिस तरह से बाढ़ वगैरह जो है वो भी आप समाचार पत्रों में देख सकते हैं। तो चाइना इस समय कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। बिल्कुल, यानी आपके हिसाब से चौतरफा चाइना इस वक्त घिरा हुआ है और इसलिए भी वो मजबूर है पीछे हटने के लिए। अरुण, यानी कुल मिलाकर क्या इसको इस तरीके से देखें कि भारत की जो रणनीति रही है, भारत जिस तरीके से जवाब देने के लिए लगा हुआ है कि अगर आप थोड़े भी आगे बढ़ेंगे तो भारत भी पूरी तरीके से जवाब देगा, इसी का असर माना जाए कि चीन जो है वो पीछे हटा है? देखिए, एक बार जब दुश्मन को ये कंफर्म हो जाता है कि जो सामने वाली सेना है वो 1 इंच भी पीछे हटने वाली है, उस देश का प्रधानमंत्री एलएसी पर आकर के अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। राजनीतिक नेतृत्व और सेना दोनों एक सुर में बोलते हैं और दोनों ये बात कहते हैं कि यथास्थिति बहाल करनी होगी। तो चीन जैसा मुल्क, देखिए, आज सिर्फ और सिर्फ सेना के भरोसे आप सारा काम नहीं कर सकते हैं। दुनिया के मुल्कों में अगर ये अपनी पैठ बढ़ानी है तो आपको अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना होगा, आपको विदेश नीति पर ध्यान देना होगा, कूटनीति पर ध्यान देना होगा और साथ ही साथ सेना को भी स्ट्रेंथन करना होगा। चीन को ऐसा लगा था कि सिर्फ सेना को वो मजबूत करके दुनिया के किसी मुल्क को डरा धमका सकता है, लेकिन उसको शायद इस बात का एहसास नहीं था कि हिंदुस्तान के साथ जब उलझ रहा है तो हिंदुस्तान की सेना और खासतौर से उस टेरेन में हम उनसे कतई कम नहीं हैं। अरुण, मैं आपको रोक रही हूँ, आप सब रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे पर इनाम की जो रकम है उसको बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। पुलिस 3 दिन से विकास दुबे की तलाश कर रही है। 2 दिन पहले विकास पर 50,000 रुपए का इनाम का ऐलान किया गया था, उसे बढ़ाकर कल 1 लाख रुपए किया गया और आज विकास दुबे पर इनाम को 2.5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। यानी ये इनाम बढ़ाया जा रहा है। उसकी कोई भी खबर अगर पहुंचाता है, अगर उसको पकड़ने में कोई हाथ देता है या कोई मदद करता है तो ऐसे में उसको 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यानी एक तरीके से इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि पूरी कोशिश हो रही है कि कैसे भी कोई भी ऐसी जानकारी मिले ताकि विकास दुबे को पकड़ा जा सके, क्योंकि तमाम प्रयास पुलिस के द्वारा इस वक्त किए जा रहे हैं कि विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। खबर ये थी कि वो नेपाल भाग सकता है, लेकिन उसके आसार कम दिखने लगे। कई गाड़ियां भी लावारिश पकड़ी गई हैं, जिससे ये संभावना दिख रही है कि हो सकता है कि वो कई गाड़ियों को बदल कर भागा है। बिहड़ के जंगलों में भी भागने की संभावना ऐसी जताई जा रही थी। पोस्टर लगाने की बात भी सामने आई थी जगह जगह। हालांकि पोस्टर विकास दुबे के लगा भी दिए गए हैं ताकि उसका छुप पाना थोड़ा मुश्किल हो जाए और इसी के साथ इनाम की रकम जो है उसे भी बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द कोई भी सूचना इससे जुड़ी हुई अगर हो तो वो पुलिस तक पहुंचे। अब लौट रहे हैं हम अपनी खबर पर जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। दरअसल खबर यही बड़ी आ रही है कि गलवान घाटी में चीन की सेना जो है वो 1.5 किलोमीटर पीछे हटी है। हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके में भी चीन फौज के पीछे हटने की खबर सामने आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरुण हमारे साथ लेह से जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ ही साथ संदीप और नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब जल्दी से रुख यहाँ मैं संदीप का करना चाहूंगी। संदीप, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक आधिकारिक तौर पर इसका स्पष्टीकरण नहीं आएगा तो तस्वीर ज्यादा क्लियर नहीं दिखेगी, लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि टेंट को हटाते हुए भी देखा गया, यानी चीनी सैनिक वहां से हटे हैं तो अपने टेंट और तब्बू लेकर गए हैं। बिल्कुल, देखिए ये आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन अगर सूत्रों की माने, सरकारी सूत्रों की माने तो उन्होंने इस बात की पुष्टि ज़रूर की है कि ग्राउंड पे जो है जो PP-14 के पास जो टेंट लगे थे या जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीन की सेना का बना हुआ था वो अब वहाँ नहीं है। हालांकि अभी ग्राउंड पर जाके वेरिफिकेशन करना बाकी है कितने किलोमीटर पीछे गए हैं। जिस तरीके से पहले खबर आ रही थी कि 1.5 किलोमीटर तक पीछे हटे हैं, अभी तक जो सरकारी सूत्र हैं जो वो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है वो अभी पता पाना बहुत मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि अभी ग्राउंड की वेरिफिकेशन जो है वो होना बाकी है। साथ ही ऐसी सब जगह जहां पे कि चीन ने अपनी एक्सरसाइज के बाद जी अरुण का रुक कर लेती हूँ। अरुण, क्योंकि आप वहां पर लेह पर मौजूद हैं, आपने अपनी आंखों से वहां पर स्थिति को देखा, किस तरीके से वायुसेना वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद देखी, चाहे सुखोई 30 हो, MiG-29 हो, सबकी तैनाती हम देख रहे थे वहां पर है। लेकिन फिलहाल जब ये खबर सामने आई उससे कुछ घंटे पहले तक की तस्वीर आपने क्या देखी वहां पर? देखिए, भारतीय युद्धक विमानों ने जब देखा था आपने कि 2 दिन पहले ज़बरदस्त यहाँ एयर पेट्रोलिंग की थी और अपनी ताकत का एहसास कराया था चीन को। MiG-29, सुखोई 30
इसके अलावा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर माने जाते हैं, वो मिराज 2000, जिसने न सिर्फ कारगिल की जंग में पाकिस्तान को धूल चटाया था, बल्कि उसके बाद जब एयर स्ट्राइक हमने की थी पाकिस्तान के अंदर घुस के, तब मिराज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बम, लेजर गाइडेड बम गिराने में उसको महारत हासिल है। जब हमने सीमा पर अपनी चौकसी बढ़ाई, अपनी संख्या बढ़ाई, अपने व्हीकल्स वहां पर बढ़ाए, अपनी तोपें बढ़ाई, टैंकें बढ़ाए, चीन को कहीं ना कहीं ये लग गया कि हिंदुस्तान इस बार पीछे हटने वाला कतई नहीं है। और जब वायुसेना को भी हमने पूरी तरह से अलर्ट कर दिया, आप देखिए इसी बीच आनन फानन में 33 युद्धक विमान और अब खरीद रहे हैं, सुखोई 30, मिग-29, और ये दोनों एकदम उन्नत तकनीकी के विमान हैं। चीन को इस बात का एहसास बखूबी हो गया कि इस बार हिंदुस्तान 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला है, तो उसको ऐसा लगा कि बीच का कोई रास्ता निकलना चाहिए। और चीन जबरदस्ती करके, जो पेट्रोलिंग का इलाका है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, जहां पर हिंदुस्तान और चीन दोनों के अलग अलग अब मानना है कि हमारी सीमा यहाँ है, हमारी सीमा यहाँ, लेकिन उसको विवाद नहीं होता था। उसको हम भी पेट्रोलिंग करते थे, वो भी करते थे, वो अपनी जगह, हम अपनी जगह। लेकिन उसने आगे बढ़ के कोशिश की कि स्ट्रक्चर बनाया जाए, आगे कब्जा किया जाए, और तब हिंदुस्तान की सेना ने प्रतिवाद किया, जवाब दिया। तो मुझे लगता है कि चीन के ऊपर एक तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, खासतौर से अमेरिका का जो दबाव है चीन के ऊपर, वो बड़ी भूमिका निभा रहा है, जापान का। साथ ही साथ अंदर एक तरह से इंटरनल जो उसकी पॉलिसी है, उसमें भी शी जिनपिंग थोड़ा बहुत बैकफुट पर गए हैं। हिंदुस्तान ने दबाव बनाया है, प्रधानमंत्री लेह तक आए हैं, स्पष्ट और साफ संदेश दे दिया गया था कि आपको ही पीछे हटना होगा। शर्त एक ही है इस पूरे टेंशन को कम करने के लिए कि आप पीछे हटिए। मुझे लगता है कि चीन एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश अब कर रहा है। लेकिन शैलेंद्र दुबे जी, चीन की तो सोच क्या है वो सबको पता है, लेकिन इस वक्त पर जब वो थोड़ा पीछे हटा है, तो क्या उस पर भरोसा कर लेना चाहिए? क्या ये भरोसा कर लेना चाहिए कि बातचीत करके वो धीरे धीरे पीछे हट जाएगा और अप्रैल की स्थिति जो मेंटेन करने की बात भारत कहता रहा है वो कर लेगा चीन? बिल्कुल नहीं। चीन बिल्कुल एक पॉइंट पर भी भरोसा करने लायक मुल्क नहीं है। देखिए, जो हमारे द्वारा सामूहिक प्रयास किया गया है, उसका एक ये रिजल्ट के तौर पर हम देख सकते हैं, प्रतीकात्मक तौर पे, कि उसका पीछे हटना। लेकिन जिस तरह से आर्थिक मोर्चे पर और कूटनीतिक तौर पर चीन को आइसोलेट करने की जो कोशिश है सरकार के द्वारा, वो बराबर जारी रखनी चाहिए। और चाइना को उसको टुकड़ों में विभाजित करने की आवश्यकता है। लद्दाख को अलग, उधर हांगकांग, क्योंकि अभी ये इंडिया के लिए सबसे बेस्ट चांस है, गोल्डन चांस है। जिस तरह से लद्दाख में जो आजादी की मांग उठ रही है, उधर हांगकांग जो चाइना का बहुत ही फाइनेंशियल हब है, बैंकिंग सेक्टर का, एशिया का जो टैक्स हेवन कंट्री माना जाता है, तो ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। और इस अपॉर्चुनिटी को भारत सरकार को बिल्कुल भी न गंवाना चाहिए। अभी चाइना के 59F पे बैन लगाने की बात हो, या भारत सरकार के द्वारा तमाम सरकारी उपक्रमों में उनके टेंडर को रद्द करने की प्रक्रिया हो, तो जैसा मैंने कहा है, तो चाइना की जो सबसे मजबूत स्ट्रेंथ मानी जाती है, वहां की इकोनॉमी मानी जाती है। तो सबसे पहले चाइना को इकोनॉमी के बेस पर कमजोर करने की आवश्यकता है, जिसमें सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है, और इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जिस तरह से तमाम देशों ने, जैसे कि चाइना के पास जो है S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसको लेकर रशिया भी हमें डिलीवरी दे रहा है S-400 की। इजराइल के द्वारा बराक-8 का डिलीवरी देने की बात हो, यूएस के द्वारा थार की डिलीवरी देने की बात हो, तो कहीं ना कहीं अब चाइना को यह लग गया है कि जो भी डेवलप कंट्रीज हैं, पहली पंक्ति के देश हैं, और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें मैक्सिमम कंट्री का जो सपोर्ट है वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चाइना अपने को आइसोलेट फील कर रहा है। और चाइना के अंदर एक जो घबराहट वाली स्थिति है, वो अभी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। नीरज, क्या कोई ऐसी बैठक या मुलाकात भी होगी आज की स्थिति को देखते हुए कि किस तरीके से आगे की रणनीति बनानी है, ताकि चीन पर जो दबाव बना है वो दबाव बना रहे और चीन अप्रैल वाली स्थिति पर वापस लौट जाए? देखिए, बिल्कुल भारत की यही मांग है, और लगातार भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, आर्थिक मोर्चे की बात करें, डिफेंस स्तर पे बात करें या डिप्लोमेटिक स्तर पे बात करें, देखिए बार बार ये कहा जाता है चीन के संदर्भ में कि 1962 में भारत ने डिप्लोमेसी यानी कूटनीति पे ज्यादा भरोसा किया था और डिफेंस पे थोड़ा कम किया था। ये 1962 के युद्ध के बारे में कहा जाता है, और जिसका नतीजा हम लोग सबके सामने है। लेकिन इस बार 2020 में एक बड़ा फर्क यह है कि आर्थिक मोर्चे पर एक तरफ लगातार जो है चीन को झटका देने की कवायद भारत की तरफ से चल रही है,
कूटनीतिक स्तर पे बैक टू चैनल, फ्रंट चैनल बातचीत चल रही है। सैन्य स्तर पे सेनाएं सीमा पर तैयार है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह का दौरा कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश नहीं है, बल्कि तमाम देश जो है वो चीन के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया एक तरफ से चीन को घेरे हुए है, जापान दूसरी तरफ से, अमेरिका भारत के पक्ष में खुले तौर पे है। भारत लगातार तमाम देशों को संपर्क कर चुका है और चीन को लेकर जापान का समर्थन भी भारत को मिल चुका है। रूस भी अंदर अंदर चाहता है कि चीन और भारत की लड़ाई न हो, तो चीन पर रूस का भी दबाव है। तो ये तमाम मल्टी स्ट्रैटेजी भारत की तरफ से अपनाई गई है और इसका नतीजा है कि चीन पीछे हट रहा है। लेकिन चीन के बारे में बार बार कहा जाता है कि वो समय बाई करता है, यानी समय अपने पास के लिए समय बचाता है ताकि आगे की रणनीति को वो बना सके। तो इस बारे में भी भारत को सतर्क रहने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में चीन की तरफ से। ठीक है अरुण, देखिए 3 विकल्प जो है चीन के सामने दिख रहे थे। एक तो एलएसी क्रॉस कर सकता था, जिसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं दिखा रहा था, चीन दिखा नहीं सकता था क्योंकि भारत की मुस्तैदी उसको दिख रही थी कि ये फिलहाल सही विकल्प नहीं है। दूसरा था कि अपनी सीमा में ही रहे, लेकिन मौसम वहां पर जिस तरीके से करवट बदल रहा है वो भी मुश्किल था। तो अब बचा एक विकल्प जिसको चीन ने अपनाया है, पीछे हटा है। देखिए, पहली बात तो यह कि युद्ध करना आज के युग में इतना आसान नहीं है। परमाणु हथियार हमारे पास भी हैं, चीन के पास भी हैं। जब इस तरह की नौबत आती है तो पूरी दुनिया सक्रिय हो जाती है कि परमाणु हथियार का युद्ध न होने पाए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जब जब विवाद होता है या तनाव बढ़ता है तो आप देखिए किस तरह से अमेरिका से लेकर रूस तक, फ्रांस, इटली, जर्मनी, हर कोई ये चाहता है कि दोनों देश के बीच जो है टेंशन कम हो ताकि इस तरह की नौबत ना आए। अगर परमाणु युद्ध होता है तो किसी एक छोटे से भूभाग के लिए मुश्किल नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और नागासाकी, हिरोशिमा में परमाणु युद्ध का जो है असर आज तक लोगों के जेहन में ताजा है। इसलिए चीन और भारत दोनों बहुत बड़ी शक्तियां हैं। इन दोनों की सेनाएं दुनिया में सबसे बड़ी सेनाएं हैं, उनके पास सबसे ज्यादा हथियार हैं। तो एशिया की अगर हम बात करें, दोनों अगर लड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ दोनों देशों के बीच नहीं रहेगा, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर होगा। और इसीलिए आप देखिए कि दुनिया के तमाम मुल्क हैं सक्रिय हो जाते हैं जब भारत और चीन के बीच किसी तरह के तनाव को देखते हैं। इस बार की बात यह है कि देखिए, चीन ने उल्लंघन किया है जो स्ट्रेटजी थी हमारे और उनके बीच में, एक आपसी समझ थी कि जहां पर हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्लियर है वहां पर तो ठीक है, लेकिन बहुत इलाके हैं विवादित है। आप कहते हैं कि यहां तक मेरा इलाका है, हम कहते हैं कि वहां तक है। उस पर बातचीत चल रही, लगातार बाउंड्री को क्लियर करने के लिए या बाउंड्री को डिमार्क करने के लिए क्लियरली बातचीत चल रही है। उस बीच अगर आप उस नो मैंस लैंड में आते हैं तो गलती आपकी है। तो अगर गलती आपने की है तो पीछे भी आपको ही हटना होगा। ये बात गलती का एहसास करके अब देख भी रहा है कि चीन जो है वो पीछे हट रहा है और बहुत जरूरी भी है। आधिकारिक पुष्टि होना इसका भी होने इसके भी बाकी है, उस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल आप सभी नजर बनाए रखिए।